ये पैदा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये किसका है? द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का है। ठीक, इसमें आपको एक टर्म लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज ICBM एंड ICZM। ठीक है, ICBM के ऊपर 2007 का क्वेश्चन है, नीट में 2007 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नीट काफी पहले का है, बट है तो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ तो रहा है, और ऑल्टरनेटिव टाइम में अक्सर ये पूछा जाता है। रीजन क्या है इसका? मैंने आपको बार बार बोला है कि क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बस वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, हमेशा ईच एंड एवरी क्लास में यही बात मैंने आपको बोली है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सो देखिए, क्वेश्चन इज, ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन आपको कैसे यहाँ पे कंफ्यूज करने का काम करते हैं। ठीक है, ICBM stands for, ICBM stands for। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि ये किस पैटर्न पे आपको ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड ऑफ कर दिया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर या ऑफ, चलिए ठीक है, मोस्ट करेक्ट आंसर में हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो था ऑप्शन में वही लिख रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप वो भी सीखें कि कैसे होता है ये हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड ऑफ, कोड ऑफ बोटानिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, बोटानिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नामकरण। किसी चीज का जो नेमिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम को नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, जहाँ पे 2 पार्ट्स में आप करते हैं, उसके ऊपर भी डिटेलिंग करेंगे हम लोग आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए, इंटरनेशनल, सेकेंड ऑप्शन इज इंटरनेशनल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेमिंग का काम दिया गया है इसको, है ना। इंटरनेशनल कांग्रेस, अब सी है, जिस बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं है, उसने कभी बुक ही नहीं देखी है, उसके लिए तो सब बराबर है यहाँ पे, है ना। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ, बी फॉर यहाँ पे बायोलॉजिकल कर दिया गया, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। बच्चा सोचेगा अच्छा बायोलॉजिकल नेम्स तो रखा ही जाता है, हो सकता है ये भी हो सकता है, और सबको यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया। अब ये भी देखिए, ये भी सही लग रहा है। जैसे सी को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इंडियन कोड ऑफ बोटानिकल, इंडियन कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये कॉपीराइटेड कर रहा है कि इंडिया के लिए है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको पता है जो बायोलॉजिकल नेम्स जो है, चाहे वो बोटानिकल हो चाहे वो जूलॉजिकल हो, वो वर्ल्ड वाइड उसको फॉलो किया जाता है, ये बात तो सर आपको पता ही है। डी ऑप्शन है यहाँ पे इंडियन, मतलब जिस बच्चे ने थोड़ा ध्यान से पढ़ा है वो समझ जाएगा कि बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखो तो दिए हुए, इंडियन कांग्रेस ऑफ, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको देख के आप इंस्टेंटली
सही सही जवाब दे सकते हैं। आप में से हर एक बच्चा यहाँ पे मुझे बता सकता है कि जो राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, दैट इज ए। बाकी सारे वाहियात दिए हुए यहाँ पे, इसको देखिए साफ साफ यहाँ पे इसने मेंशन करा है। ये बोल रहा है यहाँ पे ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। अब ये मैं अपनी मर्जी से तो बना नहीं रही, अब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आया हुआ, उसको थोड़ी कोई चेंज कर सकता है, वो तो जो है सो है ना, उसके अंदर हम लोग कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे मोटिव है आपको बताना कि इस चीज को समझिए कि कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कभी किसी ईयर में जब आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा ये ICZNB, सिर्फ इसमें क्या करना है, सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ICZN हो गया है, सारी चीजें सेम है, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ व्हाट, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है और उसमें आपको इस तरीके से क्या करना है, आंसर जो है वो मार्क करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, काफी पुराने टाइम का है बट अच्छा क्वेश्चन है, जो आप में से हर एक बच्चा जवाब दे सकता है। ईयर वाइज बताने से क्या होगा, आप खुद ही इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। आप सोचेंगे अच्छा ये सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आ रहे हैं, पहले इसका जो है मैंने तो यहाँ पे टिक मारा है, बट आप आंसर इसका लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर इज क्या हो जाएगा, इसका आंसर, आंसर इज ए। नोटबुक में ऐसे तैयार करना है आपको, ये नहीं टिक मार के छोड़ दिया। एक बार आंसर को अलग से लिखने की आदत डालेंगे ना, वो आपके ब्रेन में ज्यादा प्रिंट होता है, ठीक है। ए क्या है, व्हाट इज दिस, ए हो गया यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर या कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है कितना इजी है, ऐसे सोचिए, है ना। जब ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप चीजें आसान लगने लगेंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो मैं लिख रही हूँ, बहुत आसान है। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो आप इजी क्वेश्चन है, ये तो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है यहाँ पे नीट। पहले नीट नहीं था बट अभी है, तो यही काम चलाते हैं, मेडिकल एग्जाम पहले बोलते थे, ठीक है। टी यहाँ पे मिसिंग हो गया। नीट कब पूछा गया है, ये 1990 में। चैप्टर तो यही है, इसी से पूछा जा रहा है ना। जो मैंने आपको कई बार बता रखा है, कोई भी बच्चा विदाउट ऑप्शन देखे इसका आंसर दे सकता है। क्वेश्चन क्या है, बेसिक यूनिट और कर सकते हैं यहाँ पे, और स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल खुद ही बेचारा कंफ्यूजन क्लियर कर रहा है। कह रहा है कि आपको अगर यूनिट समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ जाइए, स्मॉलेस्ट टेक्सन ऑफ टेक्सोनोमी। आंसर दीजिए उधर से, ऑफ टेक्सोनोमी और क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। इस चीज की मेरी तरफ से गारंटी है आप लोगों को, जितने क्वेश्चंस मैं पढ़ाने के बाद नीट के आपको कराऊंगी, आपके मुंह से एक बार जरूर निकलेगा कितना इजी क्वेश्चन है। मैं भी इसलिए बोल रही हूँ बार बार, ताकि आपके दिमाग में ये बात प्रिंट हो जाए कि जब आपकी चीजें पढ़ी हुई होती है तो वो वैसे भी इजी लगता है लिखने में, ठीक है। अब मुझे इसमें ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। आप में से हर एक स्टूडेंट जो है वो इसका आंसर दे सकता है, ऑब्वियस है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपके टेक्सोनोमिक हायरार्की से पूछा जा रहा है। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है आपका, किंगडम, फाइलम, ऑप्शन नहीं लिखा अभी मैंने, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या है यहाँ पे, डिवीजन है, ठीक है। क्लास
ऑर्डर, फैमिली, ये हो गया फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। ठीक है, देन क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। ठीक है, क्या है ये, कितना इजी है। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसको सीरीज में लिखने में, तो मैंने उसके लिए हमेशा हर बैच में बच्चों को एक ट्रिक बताया। याद रखिए, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, मतलब होता नहीं कि सीरीज जब याद रहे तो क्वेश्चन का आंसर करना इजी हो जाता है। अभी तो ये बेचारा, मतलब इसको मैं इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको देख के कोई भी बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट, इसमें से हर एक को हम लोग बारी बारी से टैक्सन बोलते हैं। अगर आप एक को यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं तो हर एक क्या है, अपने आप में एक टैक्सन है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्रीगेट करके एक साथ बोलते हैं तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है, टैक्सा हो जाता है, याद रखिएगा। और एक एक वन बाई वन करके देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या है आपका ये टैक्सन, 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 विच टैक्सन इज प्रेजेंट बिटवीन फाइलम एंड ऑर्डर, ऐसे भी पूछा गया है, मिलेगा आपको क्लास। तो आंसर तो तब दीजिएगा ना जब आपको ये सीरीज याद होगी। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बताने की जरूरत है मुझे नहीं, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग इसके लिए। ये देखिए आसान से ऑप्शन है इसके, कुछ भी दे दे बट आंसर इज आंसर। ऑप्शन तो इसलिए दिए होते हैं ताकि जो बच्चे ऐसे हो जिन्होंने कभी पढ़ाई करी ही नहीं है, सोच रहे हैं कि बस कैसे भी हम यहाँ पे गेस कर ले तो सही हो जाएगा, उनको आउट करने के लिए होते हैं। देन क्या है, किंगडम है, सेकेंड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैमिली है। कोई चेंज नहीं किया है मैंने क्वेश्चन को लिखने में, नॉट अ सिंगल वर्ड, जो क्वेश्चन एज इट इज था मैंने उसको प्रिंट कर दिया है। और एक डी ऑप्शन भी यहाँ पे लिखा है, वैरायटी लिखा है, कोई तुकी नहीं है इसका वैरायटी लिखने का, सबको पता है आंसर। आप में से हर एक बच्चे को आंसर पता है, आंसर इज फिशेज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिशेज हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है ना? तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, दैट इज ए, और इसका आंसर क्या हो गया, फिशेज हो गया। तो कहाँ से है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इस टेक्सोनोमिक हायरार्की से, जो डे वन मैंने आपको 10 बताए थे, याद है? देखिए इसी में से सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको क्या बोला था उस टाइम, आपने लाइटली लिया होगा मेरी बात को। ये देखिए डेमो दिखा रही हूं, जब मैंने आपको ये प्रीवियस क्लासेस में कराया था तो मैंने आपको बोला इसमें से आपको नीट में जरूर क्वेश्चन मिलेगा, याद है? याद है मेरी बात? ठीक है, क्या है, मेंशन द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज पूछा हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन जो है इसमें से मिल जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखाऊं तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट जब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, जाते क्या है पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं किसी को, आसान है? अब देखिए, अब मैंने आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे सिखाई कि अगर एक एक हम इसमें से बेसिक देखना स्टार्ट करें दैट इज टेक्सन, और अगर आप इसका प्लूरल निकालना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, ये टेक्सा हो जाएगा, मतलब टेक्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, टेक्सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसी, मतलब अब देखिए ये क्वेश्चन इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। देखिए इस क्वेश्चन की जब मैं बात कर रही हूँ, मतलब टेक्सन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कब तक पूछा गया है, सो देखिए ये क्वेश्चन आपका 1990 का, 1990 का, 1991 का, 1991 का, मतलब लगातार भी पूछा जा सकता है। 1992 का आप ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना रही हूँ। 1996 का, 1996 का। ठीक है, 1 2 3 4 ईयर्स इसको पूछा गया। अभी क्या खासियत है इसमें, कुछ खासियत नहीं है, बेसिक्स चेक किए जा रहे हैं आपके दिमाग में, है ना, ताकि बच्चा जो है उसको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ से पूछा गया है टेक्सन इज, क्यों पूछा गया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? बच्चा चैप्टर 1 पढ़ रहा है, टेक्सोनोमी कैटेगरी पढ़ के आया है, तो क्या वो जानता है कि टेक्सन क्या होता है?
जैसे कोई बच्चा मुझे बोले कि मैडम मेरा ना जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, मैं कुछ नहीं करती, बच्चे से पूछती हूँ अच्छा ठीक है तुम्हारी इतनी अच्छी जेनेटिक्स है तो मुझे बता दो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अलील। बच्चा बोलता हमने तो नाम ही नहीं सुना इसका। तो मुझे ये बात वहां पे पकड़ में आ जाती है कि अच्छा जब इसको अलील ही नहीं पता तो मैं समझ गई कि इसका चैप्टर कितना क्लियर होगा, है ना। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन है। जब आपको ये नहीं पता कि जीन के अंदर प्रेजेंट अलील क्या होते हैं तो फिर आपके पास कितना कॉन्सेप्ट है, तो बात तो मुझे समझ आ ही नहीं होगी, है ना। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए इसके। अब देखिए जिसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है ना, इसके ऑप्शन में से ही राइट आंसर निकाल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। सेकेंड ऑप्शन लिखिए अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेशीज। सब कुछ लिख दिया, बच्चे के दिमाग में जो जो चीजें आ सकती हैं वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये ऑप्शन लिखिए अ टाइप ऑफ, अ टाइप ऑफ लिविंग organisms, a type of living organisms, then option D is, यहाँ पे हो जाएगा a taxonomic group, a taxonomic group of, a taxonomic group of any ranking, any ranking। ठीक है, a taxonomic group of any ranking। क्या होगा आंसर इसका? आंसर क्या हो जाएगा इसका? अब एक चीज देखिए, अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो, पहले क्या बोल रहा है ये, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज स्पीशीज अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो खैर सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही हॉरिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब टैक्सन को ऑर्गेनिज्म का एक टाइप ही बता दिए, इसको तो हटा ही दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे है पहले बोल रहा है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, तो ऑर्डर हो जाएगा ना वो, है ना। तो इस तरीके से करके जितने भी ऑप्शंस आपके बनाए जाएं, तो एक्चुअल में क्या है, हम लोग टैक्सन किसको बोलते हैं, मैंने आपको बोला सबको, किंगडम से लेके स्पीशीज तक जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हैं किंगडम से लेके स्पीशीज तक लिखना स्टार्ट करते हैं, सब उसमें से वन बाई वन करके टैक्सन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, और टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंक का जो टेक्सोनोमिक ग्रुप है उसको हम लोग किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग टैक्सन लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और टैक्सोनोमिक, टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ, टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंकिंग का, क्योंकि मैंने तो आपको यही सिखाया ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मैंने आपको बोला ये भी टैक्सन है, 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 ये भी टैक्सन है। तो हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, तो ये तो ऑर्डर हो जाएगा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जीनस हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको मेंशन नहीं कर सकते हैं। इसको आपको जब भी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ईच एंड एवरी, हर एक जो है, चाहे वो किंगडम हो, फाइलम और डिवीजन हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, फैमिली हो, जीनस हो, स्पीशीज हो, सब की सब यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक टैक्सन है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े रिसेंट क्वेश्चन पे। रिसेंट का मतलब बहुत ज्यादा रिसेंट तो नहीं, बट 2003 का है। बट वो क्वेश्चन किसका है, हम 2003 के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कैसा है, सारे क्वेश्चन ही 0 लेवल के होंगे, बिकॉज अगर किसी बच्चे का ब्रेन चेक करना है उसके बेसिक को चेक कीजिए, पता चल जाएगा उसने कितनी पढ़ाई करी है। ठीक है, आगे मूव करती हूँ, इतनी एक्सप्लेनेशन करी है तो अभी तक आप लोगों ने नोट कर दिया होगा इसको।
क्लास वर्क मुझे पहले सेंड करेंगे, मुझे ये पता चले कि कोई आप में से लिख भी रहा है या नहीं लिख रहा है। ठीक है, ये हो गया होगा क्वेश्चन। आगे मूव करती हूँ। अब बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। जीरो लेवल का मतलब फिर वापस स्पीशीज भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये है 2003 का क्वेश्चन। 2000 मतलब उतना पुराना नहीं है, 2003 का। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन इज, क्या है ये क्वेश्चन? स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीशीज are considered species are considered as, ठीक है, species are considered as। अब देखिए इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन हैं स्पीशीज के ऊपर। चारों ऑप्शन देख लीजिए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है यहाँ पे? पहला ऑप्शन जो है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज रियल यूनिट्स, क्योंकि स्पीशीज लिखा ना, रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन devised by taxonomists, ठीक है। देन है यहाँ पे बी ऑप्शन। सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। यहाँ पे है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन में लिखिए। ठीक है, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट units of classification। ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं जहां पे आपके सामने कंफ्यूजन के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो गया? द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए। लास्ट ऑप्शन इज आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। अच्छा ऑप्शन है ये भी, कोई ऑप्शन कम नहीं है किसी से। और ह्यूमन माइंड, ऑफ ह्यूमन माइंड which can't be defined, which can't be defined in absolute terms, in absolute terms, in absolute terms। ठीक, कुछ लग रहा है इसमें से? ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें से कुछ आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है? सारे ही जो ऑप्शंस है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मतलब एक डी को छोड़ के ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है ना? इस तरीके से जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं ऐसे यूनिट को, तो अब यहाँ पे रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो ये सारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और सबसे ज्यादा फेवर किया गया इसको टैक्सोनॉमिस्ट, मतलब जो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं उनको हम लोग टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
बच्चा ए, बी और सी में कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, आप एक बार कहीं पे भी, चाहे फिजिक्स में देखें, केमिस्ट्री में देखें, बायो में देखें, ठीक है, या किसी और सब्जेक्ट में देखें, किसी भी चीज की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, या सबसे नीचे रैंकिंग की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसी को उसका यूनिट माना जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो गया द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आंसर इज, इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, हो सकता है आप बैठे तो आपसे भी पूछ लिया जाए। तो ऑप्शन इज द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ, द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आई होप कि आज के ये सारे क्वेश्चंस करके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो कि नहीं, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जो क्लासेस है वो ऑल्टरनेटिव डेज में करी है, मतलब टारगेट के एक बैच में 12th का पोर्शन, दूसरे में 11th का, फिर 12th का, फिर 11th का, फिर 12th का, फिर 11th का। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट क्लास और है, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम लेके करेंगे इसको। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे।